जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के जितने भी एक नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज, वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वो सारे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रश्न नंबर 1, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी, हमें यह बताना है। एक ऑप्शन दे रखा है पूंजीवादी मॉडल, दूसरा लोकतांत्रिक मॉडल, तीसरा समाजवादी मॉडल और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समाजवादी मॉडल। जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वहां पर समाजवादी मॉडल को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 2, सोवियत प्रणाली से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ऑप्शन 1, सोवियत प्रणाली में राज्य को महत्व दिया गया था। ऑप्शन 2, सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। ऑप्शन 3, सोवियत प्रणाली में समाज को समानता के सिद्धांत पर ढाला गया था और निजी संपत्ति का अभाव था। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्यों भाई? क्योंकि देखो, सोवियत प्रणाली में भाई राज्य को महत्व दिया गया था और यहाँ पर एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और यहाँ पर जो सोवियत प्रणाली यानी मतलब साम्यवादी प्रणाली थी, उसके अंदर समानता को बहुत महत्व दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर निजी संपत्ति का अभाव था, यानी कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति नहीं रख सकता है। सब कुछ किसके हाथ में होता है भाई? साम्यवादी प्रणाली में राज्य के हाथ में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए, नंबर 3, किस बैंक ने शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया था, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए, बैंक ऑफ मॉस्को। ऑप्शन बी, इनकॉम बैंक। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनकॉम बैंक। देखिए, इनकॉम जो बैंक थी वो सोवियत संघ की, ठीक है, सोवियत संघ की भाई दूसरी सबसे बड़ी जो बैंक थी वो थी। और इसने क्या किया था, 1990 में जब शॉक थेरेपी इस पर ला दी गई थी, तब इसने स्वयं को क्या कर दिया था, दिवालिया घोषित कर दिया था, जिसमें करीब 1500 बैंकें और वित्तीय संस्थान शामिल थे। उसमें इनकॉम बैंक भी शामिल थी, ठीक है दोस्तों। के जन विद्रोह के दमन में शामिल तथा 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 1, लियोनिड ब्रेजनेव। ऑप्शन 2, निकिता खुश्रेव। ऑप्शन 3, जोसेफ स्टालिन। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, निकिता खुश्रेव। ये जो थे हंगरी के जन विद्रोह में के दमन में, उनको शांत करने में। दूसरी चीज भाई, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता। प्रश्न नंबर 5, बर्लिन की दीवार से संबंधित कौन सा कथन असत्य बताना है आपको भाई, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आप सही से नहीं पढ़ते, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है, बर्लिन की दीवार पूंजीवाद तथा साम्यवाद की दुनिया के बीच विभाजन कर लेना। दोस्तों, ये विभाजन लिखा हुआ, विभाजन का प्रतीक थी। ऑप्शन 2, 1961 में बनाई गई थी तथा 9 नवंबर 1989 में गिरा दी गई। ऑप्शन नंबर 3, यह दीवार 150 किलोमीटर लंबी तथा 28 सालों तक खड़ी रही थी। ऑप्शन 4, मुक्त व्यापार को संभव बनाने के लिए तथा इससे जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये जो बर्लिन की दीवार थी ये क्या करती थी, 2 हिस्सों में बांटती थी, एक तो पूंजीवादी तथा साम्यवादी दुनिया के बीच में। क्योंकि पूर्वी बर्लिन में क्या था, सोवियत संघ का अधिकार था और पश्चिमी बर्लिन में अमेरिका का अधिकार था, ठीक है। और यह दीवार 1961 में बनी थी, 1989 में गिरा दी गई थी। 150 किलोमीटर लंबी तथा 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। लेकिन इसको मुक्त आवागमन बनाने के लिए भी गिराया गया था, लेकिन इससे जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ। ये दोस्तों गलत है इसके अंदर, क्योंकि जब ये दीवार गिराई गई थी तो जर्मनी का क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। दोस्तों, क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। इसमें नहीं लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये ऑप्शन 4 जो है वो गलत है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक तथा रूसी क्रांति के नायक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1, जोसेफ स्टालिन। 2, बोरिस एल्सिंग। ऑप्शन 3, मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन 4, व्लादिमीर लेनिन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा। ये जो थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के था संस्थापक भी थे और रूसी क्रांति के नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रश्न नंबर 7, दुनिया में साम्यवाद का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन 1, 2 व्लादिमीर लेनिन। ऑप्शन 3, मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन 4, बोरिस एल्सिंग।
ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। जो व्लादिमीर लेनिन थे, इन्हीं के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में। तो यही क्या थे, साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 8, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा, कारण बताओ। ठीक है। ऑप्शन 1 दे रखा, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। ठीक है, ये भी। ऑप्शन 2, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा इस्पात और मशीनरी की उपलब्धता थी। ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, उन्नत उद्योग तथा आवागमन की सुव्यवस्थित प्रणाली थी। ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है। एक बात नंबर 9, सोवियत संघ की सरकार ने लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए थे। अब भाई अधिकार तो देगी सरकार है चलो। 1, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रखी थी, बिल्कुल सही बात है। बी, शिक्षा। सी, समाज कल्याण की चीजों को रियायत दरों पर प्रदान करना। अच्छा। डी, ए, बी एंड सी तीनों। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा भाई। ए, बी, सी और ये तीनों दे रखी थी। जैसे कि उन्होंने क्या, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रखी थी अपने नागरिकों को, शिक्षा और समाज कल्याण के लिए रियायत दरों पर। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कर रखा था भाई, रोजगार की गारंटी दे रखी थी। ठीक है, किसकी, रोजगार की गारंटी दे रखी थी अपने नागरिकों को। भाई न्यूनतम मजदूरी पे क्या मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा। ये भी इसमें शामिल था। चलिए प्रश्न नंबर 10, सोवियत संघ पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, इस कथन से संबंधित कौन सा कारण सही है, कारण बताने जी दोस्तों। चलिए, पहला, कम्युनिस्ट पार्टी को जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। ठीक है। दूसरा, नागरिकों को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, सभी संस्थाओं पर अंकुश और दल का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। डी ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो, सोवियत संघ पर नौकरशाही का शिकंजा इसलिए कसता चला गया क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। ठीक है, नागरिकों को अधिकार नहीं थे, ना ही तो भाई अभिव्यक्ति कर सकते थे, बोल सकते थे, ना ही उनको आज़ादी थी। ठीक है, जो जितने भी संस्थान थे, सरकारी संस्थान, वित्तीय संस्थान, उन सब पर अंकुश था। ठीक है, और जो दलीय राजनीति थी यानी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, वो जनता के प्रति कोई भी जवाब नहीं देती थी। ये सारे क्या थे, सोवियत प्रणाली के कारण थे, जिसकी वजह से वहां पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, सोवियत संघ का निर्माण कितने गणराज्यों से मिलकर हुआ था। ऑप्शन 1, 10 गणराज्यों से मिलकर। ऑप्शन 2, 16 गणराज्यों से। ऑप्शन 3, 15 गणराज्यों से। ऑप्शन 4, देशों से मिलकर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ का। प्रश्न 12, 1979 में सोवियत संघ ने किस देश में हस्तक्षेप किया जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, पहला अफगानिस्तान में, दूसरा बेलारूस में, तीसरा हंगरी में, चौथा कोरिया में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो अफगानिस्तान में 1979 में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 13, नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने कौन सी सैन्य संधि की। 1, सीटो, दूसरा सेंटो, तीसरा वार्सा संधि, चौथा उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है वार्सा संधि। ठीक है, जो नाटो जो था भाई यूएसए यानी मतलब अमेरिका का ये एक सैन्य संगठन था, इसको बनाया गया था 1949 में बनाया गया था। और इसका नाटो का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने, ठीक है भाई, सोवियत संघ ने इसको 1955 में बनाया था। ठीक है दोस्तों। 14, किसके द्वारा सोवियत संघ ने औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और कृषि को का बलपूर्वक सामूहिकरण किया गया था। ऑप्शन 1, निकिता खुश्रेव। ऑप्शन 2, जोसेफ स्टालिन। ऑप्शन 3, लियोनिड ब्रेजनेव। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जोसेफ स्टालिन जो थे भाई, ये जो थे सोवियत संघ के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, नेता रहे थे। और इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा मिला था और बलपूर्वक इन्होंने कृषि का सामूहिकरण किया। इसके साथ साथ इनको क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई थी इन्होंने। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न 15, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों के लिए कौन सी नीतियां चलाई।
ऑप्शन 1 लोकतांत्रिकरण की नीति, ऑप्शन 2 पेरेस्ट्रोइका, ऑप्शन 3 ग्लासनोस्ट, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही होगा वो 4 हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। इन्होंने ये तीनों ही क्या की थी, नीतियां चलाई थी ताकि सोवियत संघ में सुधार किए जा सके, लेकिन ये क्या रहे थे, असफल रहे। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित का विस्तृत रूप बताइए। देखिए यूएसएसआर, सीआईएस, नाटो और आईएमएफ, इनका विस्तृत रूप जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो देखो, पहले जो यूएसएसआर है भाई उसको समाजवादी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, समाजवादी कर लेना दोस्तों, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी सोवियत, ये वियत कर दिया, वियत है। ठीक है दोस्तों, समाजवादी सोवियत गणराज्य CIS। ठीक है, इसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। नाटो को कहते हैं भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या है, विस्तृत रूप है या फुल फॉर्म है, जो कि पेपर में पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 17, 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की। 1 रूस, दूसरा यूक्रेन, तीसरा बेलारूस, 4 1 और 2 तथा 3। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 1 2 और 3, क्योंकि इन तीनों ने ही क्या की थी, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर के। ठीक है दोस्तों। नंबर 18, छोटे तथा समाजवादी देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए किन संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, ये बताना है भाई। 1 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा विश्व बैंक, C केवल A तथा B दोनों। सो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो D हो जाएगा, A तथा B दोनों। क्योंकि देखो, जो हमारा शॉक थेरेपी मॉडल था वो IMF और विश्व बैंक के द्वारा निर्देशित किया गया था। ठीक है, और यही तो संस्थाएं हैं जो समाजवादी देश और छोटे देशों को पूंजीवाद की तरफ कदम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भाई, कर्जा देते हैं, ऋण देते हैं। ठीक है, पैसा देते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी शॉक थेरेपी की विशेषता नहीं है। चलो भाई देखते हैं, नहीं बतानी है कौन सी विशेषता नहीं थी शॉक थेरेपी की। चलो, निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन, राज्य की संपदा का निजीकरण। ठीक है, बिल्कुल सही है। सामूहिक फर्मों की जगह निजी फर्में, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, साम्यवाद को बढ़ावा देना। तो जो इसका आंसर सही होगा वो दोस्तों D, यानी मतलब ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या था, पूंजीवादी देशों के द्वारा निर्देशित किया गया था, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ खिसकाव था। ठीक है, तो इसको साम्यवाद को थोड़ी बढ़ावा देना था, इसको पूंजीवाद को बढ़ावा देना था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा शॉक थेरेपी का परिणाम है, परिणाम बताने में शॉक थेरेपी के। चलो, 1 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दावों में बेच दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय गिरावट आई, बैंकों का दिवालिया होना। ठीक है, तीसरा सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त, खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और माफिया वर्ग का उदय हुआ। चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो 90% उद्योगों को कोने कोने दावों में बेचा गया था, इसको क्या बोलते हैं भाई, विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 90% उद्योगों को बिल्कुल भाई कम औने दावों में बेच दिया था, फ्री के समान एक तरीके से मान लीजिए। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित को कालक्रम से लिखिए। कालक्रम से भाई इनका अगर सन पता होगा आप तो बड़ी इजीली से कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये इजी आते हैं। चलिए देखिए, अफगान संकट। अफगान संकट जो दोस्तों हुआ था वो हमारा 1979 में हुआ था, 1979 में। ठीक है, उसके बाद रूसी क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। ठीक है, बर्लिन की दीवार भाई 1989 में गिरी थी। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जो इसको कालक्रम के अनुसार लिखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 2, उसके बाद 2 के बाद 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। ये जो होगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको ये करने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर से, हाँ देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके। इसमें बताया गया है प्रश्न नंबर 22, सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। पहला व्लादिमीर लेनिन, दूसरा निकिता खुश्रेव, तीसरा लियोनिड ब्रेजनेव, चौथा जो है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है दोस्तों, अब इनको आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है। देखिए, जो व्लादिमीर लेनिन थे ये पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो थे जोसेफ स्टालिन थे और तीसरे थे हमारे ये जो थे निकिता खुश्रेव। ठीक है,
उसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव चौथे, और पांचवें जो थे मिखाइल गोर्बाचेव, लास्ट में आए थे जिनका नाम था बोरिस येल्सिन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा 1, 2, 3 और 5, सॉरी 4। ठीक है, सो 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 23, लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन कब शुरू हुए? लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू कब हुए ये बताना है भाई। ऑप्शन 1 1990, ऑप्शन 2 1988, ऑप्शन 3 1991, ऑप्शन 4 1989 में। सो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों। 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुए थे। प्रश्न नंबर 24, शॉक थेरेपी के परिणाम का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है भाई शॉक थेरेपी के परिणाम का। पहला, 1500 बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया, बिल्कुल सही था। दूसरा, इनमें से रूस की दूसरी सबसे बड़ी बैंक इनकॉम भी शामिल थी, बिल्कुल सही बात है भाई। 10,000 बैंक तथा शेयर धारकों की जमा पूंजी भी डूब गई, ये भी बिल्कुल सही था। चौथा, उपरोक्त सभी, जो इसका आंसर होगा वो उपरोक्त सभी, ये सारे कारण थे, सॉरी परिणाम थे शॉक थेरेपी के। ठीक है, प्रश्न 25, रूस के किन दो क्षेत्रों में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन दे रखा है 1 तजाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, ऑप्शन 2 चेचन्या और दागिस्तान, ऑप्शन 3 किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चेचन्या और दागिस्तान, इन दो क्षेत्रों में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। नंबर 26, रूस के किस भाग में चेचन विद्रोहियों से निपटने के लिए गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की गई थी ये बताना है। ऑप्शन 1 मास्को, ऑप्शन 2 चेचन्या, ऑप्शन 3 स्लोवेनिया, ऑप्शन 4 क्रोएशिया। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मास्को। ठीक है, मास्को जो है भाई रूस की राजधानी है। यहाँ पर चेचन विद्रोहियों से निपटने के लिए, ठीक है, गैर जिम्मेदार तरीके से क्या किया गया था, बमबारी की गई थी, बम चलाए गए थे इन पर। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, अजरबैजान के किस क्षेत्र के लोग अलग होकर आर्मेनिया में शामिल होना चाहते हैं? ठीक है, अजरबैजान एक देश है, ठीक है दोस्तों, और वहाँ के कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनका नाम है आर्मेनियाई। ठीक है, और वो अलग होकर क्या आर्मेनिया जो देश है उसमें शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, ये जो प्रांत है वैसे इस देश का, पहला देखिए आर्मेनिया, दूसरा नगर्नो काराबाख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई आर्मेनिया में तो वो शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उस जगह का अजरबैजान के क्षेत्र का नाम बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नगर्नो काराबाख। ठीक है, यहाँ के लोग जो हैं अलग होकर के किससे शामिल होना चाहते हैं, आर्मेनिया से। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, सोवियत संघ के किस क्षेत्र में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 यूक्रेन में, ऑप्शन 2 किर्गिस्तान में, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा जो शासन है उसको उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 29, 11 सितंबर 2001 को घटना के बाद अमेरिका किन क्षेत्रों में अपना सैन्य ठिकाना बनाना चाहता है? ऑप्शन 1 रूस चीन, ऑप्शन 2 अफगानिस्तान, ऑप्शन 3 पश्चिम एशिया, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रूस, चीन, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में वो अपना सैन्य ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा है जब 9/11 की घटना हुई थी उसके बाद। प्रश्न नंबर 30, विश्व के किन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन, जिसको आप पेट्रोलियम भी कहते हो, संसाधनों के विशाल भंडार उपलब्ध हैं या विशाल भंडार हैं? ऑप्शन ए बाल्कन क्षेत्र, ऑप्शन बी बाल्टिक क्षेत्र, ऑप्शन 3 मध्य एशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम संसाधन के विशाल भंडार उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र क्या है, जो विदेशी कंपनियां हैं और जो ताकतवर देश हैं उनके लिए ये अखाड़ा भी बन चुका है। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया? ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन बी युगोस्लोवाकिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया। ये चेक प्लस स्लोवाकिया में अलग हो गया था। ठीक है दोस्तों, चेक प्लस स्लोवाकिया में 2 भागों में बट गया था। प्रश्न नंबर 32, 1991 के बाद यूगोस्लोवाकिया
किन प्रांतों में टूट गया और इनमें नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा था? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 है बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया और क्रोएशिया। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो यूगोस्लाविया है भाई, वो इन कई प्रांतों में टूट गया। पहले बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया में टूट गया और आज इस यूगोस्लाविया जैसा कोई भी देश नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे कई सारे देश बन चुके हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत के हिंदी फिल्मों के कौन से अभिनेता रूस तथा पूर्व सोवियत संघ में घर घर जाने जाते थे? ऑप्शन 1 राज कपूर, ऑप्शन 2 अमिताभ बच्चन, ऑप्शन 3 ए और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो राज कपूर और अमिताभ बच्चन हैं, जो रूस है भाई वहाँ पर और पहले सोवियत संघ में घर घर जाने जाते थे और भारत की हिंदी फिल्में वहाँ पर भरपूर मात्रा में देखी भी जाती हैं। प्रश्न नंबर 34, सोवियत संघ ने भारत के आर्थिक क्षेत्रों में किन प्रमुख इस्पात संयंत्रों को कारखानों की स्थापना में मदद की थी? ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 भिलाई, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सोवियत संघ था भाई, उसने हमारे जो इस्पात संयंत्र कारखाने हैं वो ये सारे लगाने में उसने मदद करी थी। भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम इत्यादि हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी चीज़ें। ठीक है। नंबर 35, 2001 के बाद भारत रूस कितने सामरिक समझौते हुए हैं भारत और रूस के बीच? ठीक है, भारत और रूस के बीच लिख लेना भाई, के बीच कितने सामरिक समझौते हुए हैं? तो ऑप्शन 1 80 द्विपक्षीय समझौते, ऑप्शन 2 20 द्विपक्षीय समझौते, ऑप्शन 3 71 द्विपक्षीय समझौते और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 80 द्विपक्षीय समझौते भारत और रूस के बीच में किए जा चुके हैं 2001 के बाद। अब बात करते हैं भाई प्रश्न नंबर 36 में रिक्त स्थान भरने हैं दोस्तों। पहला दे रखा है भारत के अंतरिक्ष उद्योग में जरूरत के वक्त डैश को देकर भारत की मदद की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्रियोजेनिक रॉकेट देकर के रूस ने भारत की मदद की थी अंतरिक्ष के उद्योग क्षेत्र में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी? तो इसका नाम हो जाएगा साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद की विचारधारा पर जो सोवियत प्रणाली की राजनीति थी वो आधारित थी। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन का नाम बताओ? तो मैंने बताया था भाई, इसका नाम है वार्सा संधि। क्या है? वार्सा संधि। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, डैश पार्टी का सोवियत राजनीति की व्यवस्था पर दबदबा था? तो इसका नाम हो जाएगा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी भी आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, डैश ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? तो इनका नाम हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, डैश का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था? तो ये थी भाई बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार का गिरना जो है शीत युद्ध की समाप्ति का या अंत का प्रतीक माना जाता था, बर्लिन की दीवार। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये था हमारा अंतिम प्रश्न जिसको हमने इस वीडियो में समझा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन में हमारा भी योगदान हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।